बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आज से आपका मेज़बान सलमान हसन। इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब की लंदन से वापसी हो गई है और आज से इंशाल्लाह एक नया आगाज़ मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक नया सफ़र है, एक नया सिलसिला है, इसमें हमेशा की तरह शामी साहब की जो सरपरस्ती है वो मुझे हासिल रहेगी और इंशाल्लाह शामी साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सर अल्लाह ताला मुबारक करे, आपको खुश आमदीद। आप माशाअल्लाह एक मजे हुए, आप भी मीडिया पर्सन हैं और आपकी उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो आपको खुश आमदीद और मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया शामी साहब, और दिल से बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि माजी में जब मैं दुनिया टीवी का हिस्सा था, बीच में एक गैप आया और जिस तरह हुकूमतें जो हैं वो पूरी कर लेती हैं अपनी मुद्दत को, तो फिर दूसरे लोग आ जाते हैं तो फिर ये गैप आया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर और इंशाल्लाह अब ये सिलसिला जो है वो आगे जारी रहेगा। आपका सफ़र अच्छा गुजरा शामी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत रही। हमने आपको मिस किया, प्रोग्राम्स देख रहे थे और वहाँ से फिर भी आप जो हैं वो शरीक रहे प्रोग्राम में। शामी साहब, अहम ख़बरें हैं और मुख्तलिफ जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये कि जो मुस्बत ख़बरें आ रही हैं कुछ हमें स्टॉक मार्केट की तरफ से, जो इशारिये मिल रहे हैं, माशी इशारिये, मार्केट आगे जा रही। हाँ जी, वो बिल्कुल 60,000 को 62,000 चुकी, 62,000 बिल्कुल, और ये बड़े कहा जा रहा है 65,000 तक जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सेंटीमेंट है, अच्छा सेंटीमेंट जो है, और हमारी मईशत के लिए अच्छी खबर है कि लोग उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहे हैं। बिल्कुल, और इन्हीं हालात में, क्योंकि ये पॉजिटिव हालात हैं, तो उसमें कुछ जो ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो हम ये कह सकते हैं कि कुछ सियासी जमातों के लिए वो मनफी असरात छोड़ रही हैं। जैसे कि जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, वो अभी तक तनकीद की जद में हैं। 2 दिसंबर को इंतखाबात हुए और अब इत्तफाक ऐसा है कि इन इंतखाबात के नताइज पर और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जी उनमें ही 2 नंबरी हुई है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है और साथ साथ ये कि बल्ले का निशान अब ख़तरे में पड़ गया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और क्विकली ये भी बता दें कि जी नून लीग की जो पार्लिमानी बोर्ड है उसका इजलास हुआ और इस वक्त इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं उम्मीदवारों के, क्योंकि मुल्क भर से जो हैं वो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उम्मीदवारों की आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए, और उस सिलसिले में जो है वो अब इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी कि एक चपकलिश हुई है, झगड़ा हुआ है एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज़ साहब का, उस पर भी जो है वो ज़रूर आपसे लेंगे। MQM का वफ़द जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिला, अपने एतराज़ात उन्होंने बताए। फिर निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने दौरा किया गवादर का। बिल्कुल, तो इन तमाम वहाँ जो पानी है जी, साफ़ पानी की फराहमी, यानी उसका जो प्लांट था, जो समंदर का पानी है उसको साफ़ करके लोगों को फराहम किया जाए, आज उसका इफ्तिताह हो गया। डिसैलिनेशन प्लांट गालिबन इसको हम कहते हैं। उसी को कहते हैं। जब समंदर का पानी है उसको साफ़ करते हैं और इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, तो वो प्लांट जो है उसने काम शुरू कर दिया है। उससे बड़ी हद तक ज़रूरत पूरी हो जाएगी गवादर के लोगों की। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़ाहिर एक प्रोजेक्ट है और ये एयरपोर्ट भी उन्होंने कहा कि जल्द काम शुरू कर देगा, वज़ीर आज़म ने कहा। एग्जैक्टली, जल्द काम शुरू। अच्छा शामी साहब, ये जो इंतखाबात हुए PTI इंट्रा पार्टी, इसमें एक तो ये कि बहुत सारे एतराज़ात सामने आ रहे हैं, ख़ासकर जो अकबर एस बाबर साहब हैं उन्होंने बहुत एतराज़ किया। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जी वो इन इंतखाबात को चैलेंज करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या है, ज़रा पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अकबर एस बाबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी शामी साहब? बाबर जो है ये PTI के रुकन हैं, अभी तक बानियान में शामिल हैं। नहीं, बानियान में तो शामिल हैं बिल्कुल, मगर मेरा ये ख्याल है कि इनकी रुकनीत ख़त्म कर दी थी पार्टी ने। लेकिन अभी चीफ जो इनके कमिश्नर थे ना, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने जो कहा था कि कागज़ात नामजदगी आप जमा करा सकते हैं, तो ओपन था, ये करा सकते थे। नहीं, वो तो एक अलग बात है ना। मतलब ये कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इनकी रुकनीत जो थी उसके बारे में भी एक झगड़ा था, क्योंकि इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग है PTI की वो मामला उठाया, उसके हवाले से बड़ा मुकदमा लड़ा है, बहुत दरख्वास्तें दी हैं, कई साल जिद्दोजहद की है। बिल्कुल, और मुसलसल लगे रहे हैं। और इनका ख्याल ये था कि ये ममनुआ फंडिंग जो है हुई है, गैर कानूनी काम हुए हैं, और मुसलसल वो कई साल तक
अपना सर जो है पटकते रहे हैं और ये मुकदमा फिर बड़ी मुश्किल से हतमी नतीजे तक पहुंचा था और अब भी पीटीआई इस हवाले से कटहरे में है। लेकिन बात ये है ना कि मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने कहा कि मुल्ला जी आपके हमसाये में हलवा पक रहा है, तो उन्होंने कहा फिर मुझे क्या? तो उन्होंने कहा जी आपके घर भी आएगा, तो उन्होंने कहा फिर तुझे क्या? तो अगर तो बाबर साहब जो हैं पीटीआई के मेंबर नहीं हैं, तो फिर तो पीटीआई जिस तरह का भी इलेक्शन कराए, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन ये जो भी इंतखाबात हुए हैं, इसमें हमारे जो गौहर अली साहब हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये जरदारी साहब के ट्रेंड जी जो हैं वो वर्कर, बिल्कुल साल पहले आए और एकदम, और वो उसमें उनको पेश हो गए उसको पीटीआई को। देखें, ये 2008 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई के टिकट पर, कौमी असम्बली का, बोनेर से इनका ताल्लुक है। और ये इत्तेदाद अहसन साहब का जो चैम्बर है उसका हिस्सा रहे हैं, मतलब बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तजर्बाकार हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, किसी जमात से ताल्लुक था या नहीं था, अब चेयरमैन जो पीटीआई के थे उन्होंने इनका इंतखाब कर दिया और उनको चेयरमैन नामजद कर दिया। अब वो चेयरमैन है और उनको इजाब कबूल भी हो गया। अब बाबर साहब हैं या दूसरे लोग जो हैं, जैसे दूसरी सियासी जमातों के इंतखाबात होते हैं, देखते हैं ना हम सबके, कोई एक आध जमात है, अभी हाल ही में तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी चुना गया उनकी कौंसिल ने। इस तरह से जमात इस्लामी जो है उसका इंतखाब ज़रा मुख्तलिफ होता है। एक तो वहाँ उम्मीदवार कोई नहीं होता, उनकी शूरा जो है शूरा बिल्कुल अमीर के लिए 3 नाम तजवीज़ कर देती, उनमें से किसी को आपको वोट देना होता है, तो वो अरकान वोट देते हैं। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस उनका लेकिन है। वो बेहतर तो है ना, यानी उसमें कम से कम वो मौरूसी सियासत नहीं, वो दुरुस्त है, इसीलिए वहाँ मौरूसियत नहीं आई ना। बिल्कुल। मगर दूसरी सियासी जमातें हैं, उनके यहाँ वो एहतमाम से इंतखाब नहीं होता, जिस तरह का पीटीआई का इंतखाब हुआ है। अच्छा, वैसा ही इंतखाब उनके में होता है। तो इसमें एतराज़ात क्या आ रहे हैं? कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन असल बात क्या है, कंवर दिलशाद साहब को तो एतराज़ है जरदारी साहब कर भी। वो कहते हैं वो जो 4P है, यानी जिसके चेयरमैन वो है जरदारी साहब, और जो कहते हैं टिकट देंगे हम, वो कहते हैं आप टिकट दे ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आज बड़ी तफसील से आपने जो है वो एक आर्टिकल भी लिखा है रोज़नामा दुनिया में, और हम देख रहे थे कि उसमें आपने इस मसले को, इस मुद्दे को उठाया है, बताया है। लेकिन ये कैसा इंतखाब है जिस पर ज़ाहिर इल्ज़ाम तो लग रहा है ना प्रिजाइडिंग अफसर, ना पोलिंग एजेंट, ना उसमें जो है वोटर लिस्टें सामने आई, ना कोई जो है वो बैलेट पेपर छपे, यानी कौन कौन से ऐसे हम कह सकते हैं कि एतराज़ात हैं जो उस पर लीगली जो है उठाए जा सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा इलेक्शन रूल जो है 158, उसमें बाकायदा तरीकाकार बताया गया है कि आपने यूनियन काउंसिल से लेकर और आपने फेडरल लेवल तक के इंतखाबात करवाने होते हैं, और उसके बाद वर्कर्स हो, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड हो, शनाख्ती कार्ड हो, यानी पार्टी का कार्ड हो, पार्टी का कार्ड, वो सारी शर्तें लिखी हुई है। वो तो शर्त किसी पार्टी ने पूरी नहीं की। इन्होंने जो इसका जो सबसे बड़ा अहम सवाल जो है, जो काबिल सोच होगी या इलेक्शन कमीशन बस सोचेगा, गौर करेगा, वो जो सेक्शन 208 है, 209 है, उसकी मुताबिकत के मुताबिक तो ये इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आया। अब इसमें एक और बड़ी बात है, इसका तरीकाकार ये होता है, अगर किसी चैलेंज करना हो तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसी पार्टी का कोई मेंबर हो, कोर्ट कमेटी का मेंबर हो, एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, वो एतराज कर सकते हैं। जैसे 2017 के इलेक्शन में पार्टी के बड़े बड़े अहम शख्सियात ने एतराज किया था, वो आप सब आज चले गए हैं तहरीक पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में। इसी तरह जस्टिस वजीरुद्दीन ने एतराज किया था, जिस पर उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम दिया था कि 5-5 लाख रुपए देकर इन्होंने वोट खरीदे। मुझे खुद प्रेसिडेंट है आजकल, तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुझे बताया कि मुझे हराया गया और मुझे हराने के लिए 5-5 लाख रुपए के इन्होंने
बैलेट पेपर खरीदे मुझे हराने के लिए सेक्रेटरी जनरल में, हार गया। तो वो तो आरिफ अलवी साहब के भी तवज्जुहात हैं। ये पहली पार्टी है जिसके अंदर से एतराजात उठते हैं और वो शिकायतें करते हैं, और इलेक्शन कमीशन उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाबर साहब क्या कर सकेंगे? मगर कंवर साहब, ये बाबर साहब तो मेरा ख्याल इस वक्त रुकन नहीं है पीटीआई के। हाँ, बाबर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े इसमें भाई फारूक फंडी केस है, बड़ी जंग लड़ी है उन्होंने, बड़ी जरूरतमंदाना जंग लड़ी। लेकिन उनकी जो मेंबरशिप है, आपको याद होगा, आज मैं आपकी वसातत से जगा दूं, ये डॉक्टर फरोग नसीम ने बाकायदा लॉ मिनिस्टर थे इमरान खान गवर्नमेंट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस दाखिल करवाया था, और उसके उस वक्त अटॉर्नी जनरल मंसूर अनवर थे, उन्होंने अपनी बेटी वकालत करती थी, उसकी तरफ से दरखास्त दिलवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साकिब निसार थे चीफ जस्टिस के जनाब अकबर बाबर जो है वो पार्टी के मेंबर नहीं है, इनको पार्टी से खारिज कर दिया गया है। तो इसलिए वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, उस पर केस अप नहीं हुआ। तो ये तो बड़ा मशहूर केस है। मंसूर अनवर ने बाकायदा पीटीआई की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से बाकायदा उन्होंने इनकी मेंबरशिप को चैलेंज किया था, जो अभी तक ऊपर नहीं आया। लेकिन अकबर बाबर का चूंकि फिलहाल कंट्रोवर्शियल है, वो मेंबर नहीं है, तो उनका ज्यादा मेरे ख्याल में असर नहीं होगा। असर इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है कि नजरिया हो सके अभी ठीक है, चलो लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत बाकी जमातें भी कर दी, इनका भी कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत इनकी पार्टी में इतराजात मसरत कर दिए जाएंगे। कंवर साहब देखें ना, जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके इंतखाबात भी तो इसी तरह होते हैं ना, इसी तरह हुए हैं, ऐसी तरह बिल्कुल सेम पोजीशन स्वाय जमात इस्लामी के या अवामी नेशनल पार्टी के, इन पर इतराज कभी नहीं होता, वो सही इलेक्शन करवाते। इवन मैं आप हैरान होंगे, अख्तर मैंगल की पार्टी भी इंतखाब सही करवाती। जब मैं बलूचिस्तान में था तो उन्होंने बाकायदा सही अख्तर मैंगल, महमूद कासिक, ये सब पार्टी जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, इनके इंतखाबात बड़े सही तरीके से होते रहे। लेकिन जो हमारी नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, प्योर पार्टी है, मुस्लिम लीग वगैरह है, या जो क्यों है, ये सारे अपने खाना पूरी करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन जो है ना, असी जान के मीचले ही आंख वे, जब आंख बंद करता है दूसरों के मामले में, इस बारे में ही बंद कर ले, ये भी हो जाएगा। मुझे नजर आ रहा है, मैंने कॉलम में लिखा है। हाँ, कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप ये बताएं मुझे, आप तो ये कहते हैं कि जो जरदारी साहब हैं उनकी 4P वाली जो पार्टी है वो अब टिकट नहीं दे सकेगी 3P वालों को पार्लियामेंटेरियन। अब उनके यहाँ भी फड्डा पड़ गया कानून का। हाँ, मैंने चैलेंज किया था, मैंने उनको गाइडलाइन दी, चैलेंज नहीं किया, मैंने गाइडलाइन किया। जनाब आसिफ जरदारी साहब, आप किस बेस पर कहते हैं जो मैं बिलावल को टिकट दूंगा पार्टी का? आप तो 4PP के प्रेसिडेंट हो और वो 3PP का प्रेसिडेंट है। एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता सेक्शन 203 यानी आप कानून के तहत सिर्फ एक सियासी जमात के मेंबर हो सकते हैं। एक बार वो सेक्शन 203 वाजा है इसके बारे में, ठीक है ना, 2 शादियां नहीं कर सकते आप। नहीं, शादी तो आप कर ले, 4 कर ले। नहीं, वो सियासी शादी ये तो है। हाँ, यानी आप पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून बयाकत मेंबर नहीं हो सकते, 2 गश्तियों में नहीं सवार होते। ये जो जरदारी साहब की पार्टी है और एक बिलावल भुट्टो की पार्टी है, ये दोनों पार्टियों का अब कैसे रिश्ता कैसे बनेगा? ये तीर के निशान पे लड़ेंगे या तलवार के निशान पे लड़ेंगे? इसका तरीका यह है कि सेक्शन 215 के तहत ये जनाब पार्टी का इसी तरह का अलायंस कर ले जैसे मुतहदा मजलिस से अमल ने किया था। ठीक, ये पार्टी का अलायंस करना पड़ेगा, फिर तलवार का निशान ले लें या तीर का ले लें। जिस तरह के मुतहदा मजलिस अमल को किताब मिली थी उसमें बाकायदा ये 2018 में भी उन्होंने अलायंस बनाना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा। तो हमने ये भी कहा था कि ये शेड्यूल आने से पहले अलायंस कर ले, इसके बाद अलायंस भी बन सकेगा। अच्छा, अगर ये जो आपने उनको मुफ्त मशवरा दिया है इसको कबूल कर लिया उन्होंने? हाँ, इनमें बाद लोगों के फोन आए मुझे, अच्छा, बड़ी बड़ी शख्सियात के फोन आए, मेरा शुक्रिया अदा किया। एक बात है, पार्टी है जमहूरी, माइंड नहीं करती। उन्होंने कहा सर आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें पता ही नहीं था। तो अब आंखें खुल गई हैं उनकी अच्छी तरह। उन्होंने कहा हमें पता नहीं था इसका, आपने हमें कानून का रास्ता दिखा दिया। ऐसा ना होना कि वो अलायंस बनाए ना और बाद में फटा पड़ जाए। अरे अलायंस नहीं बनाएंगे तो वो पार्टी का टिकट एक ही पार्टी को 4PP को मिलेगा, 4PP वाला जो है वो 3PP को टिकट नहीं दे सकता। यानी 3PP रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन में? नहीं, वो पार्टी रजिस्टर्ड लाजमी है, रजिस्टर तो है। 2 पार्टियां अलग अलग रजिस्टर्ड हैं, अलग अलग पार्टियां, उनको तलवार का निशान है, उनको तीर का निशान है। तो उनको अपना एक अलायंस बनाकर और एक अपने आप को एक करना पड़ेगा।
जैसे वो अलायंस उन्होंने बनाया 2018 में, उन्होंने अलायंस बनाया था पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल पार्टी, उन्होंने अलायंस बनाया था जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी थे। पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है वो है, आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं है। आपने जरदारी साहब की करी कर दी, वो तो कह रहे थे मैं टिकट दूंगा बिलावल को, आपने तो उनका टिकट ही निकाल लिया जेब से। अब वो नहीं देंगे, उनको बता दिया, उन्होंने काले पढ़ के बता दिया जरदारी साहब को, उनको जो दोस्त है जरदारी के दाएं बाएं राइट हैंड के, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया ना। ठीक। अच्छा, आप जो भी इलेक्शन हुआ है पीटीआई का, आपका ख्याल ये है उसे कबूल कर लिया जाएगा और फिर आइंदा जब दूसरी जमातों के साथ इस तरह के सलूक होंगे उसी तरह उनके साथ हो जाएगा? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि चूंकि आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा भी चल रहा है और इलेक्शन कमीशन भी इस बारे में देख रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें तमाम पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, तो ये एक मामूली से रूटीन के मामला ये हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो रिजेक्ट किया था, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जून 2022 में से लेकर अभी तो जो हुआ इलेक्शन 2 दिसंबर तक, इसकी पार्टी में कोई भी जिम्मेदार ओहदेदार नहीं था, बगैर ओहदेदारों के करते रहे, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए थे पार्टी के और हमने उस पार्टी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया था। अच्छा, बल्ला महफूज हो जाएगा, बल्ला भी उनको मिल जाएगा, अब तो मिल जाएगा, और चेयरमैन भी मिल चुका है, चेयरमैन भी ठीक है। चलो एक और बात है, उनका नाम है ना गौर अली खान, अली आ गया बीच में, ऐन आ गई, तो बुशरा की पॉलिसी होती है कि ऐसा आदमी लगाए आगे पीछे ऐन हो, तो ऐन तो लग गया ना, ठीक हो, ऐन मुमकिन है। आप कह रहे हैं कि बल्ला जो है वो सेफ रहेगा। सर क्विकली एक ख्वाहिश पूरी हो गई, ऐन तो लगा हुआ है। चलिए, अल्लाह ताला मुबारक करे। सर मैं एक क्विकली सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जो एमक्यूएम की तरफ से एतराज़ात जो हैं वो उठाए गए और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमक्यूएम तो बड़ी अजीब बात की है। हाँ। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन में भी शायद पीपल्स पार्टी का पैसा चल गया और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी सिंध के जो हैं मेंबर उनको हटाया जाए। मगर ये बताएं मुझे, ये अदारों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू कितनी नाजेबा है? हाँ नहीं, इदारों के बारे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, बड़ा एहतियात की बात होती है, लेकिन बहरहाल अब तो सब मोहतात हो गए हैं, ऐसी बात अब नहीं रही है, सारे मोहतात हो गए, अब तो इमरान खान भी मोहतात हो गए हैं। मगर खालिद मकबूल सदीकी साहब तो गैर मोहतात हुए ना। हाँ वो तो इदारे तो हमारे मुल्क की सलामती खेलते हैं ना। हमें सबसे पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमें रियासत की मफाद चाहिए, हमें आयन नहीं चाहिए, हमें रियासत का मफाद देखना होता है। अब आयन तो बनते रहते हैं, रियासत का मफाद गुजरत भी आएगा। तो क्या क्या आपने आयन की बात की आपने? आयन ना देखें, आयन देखें। आयन बनते रह रहे हैं। जनरल जियाउल हक साहब ने क्या किया, 250 तरमीमें की, 250 तरमीमें, नहीं 250 तरमीमें, रियासत वो आयन कहाँ रह गया था? रियासत इसी तरह मुशर्रफ साहब के जमाने में तरमीमें हुई, वो सारी बातें दुरुस्त हुई। कमर साहब, रज़ा रब्बानी साहब ने इसको बना दिया फेडरेशन से कन्फेडरेशन, 18वीं अमेंडमेंट। तो असल तो बात रियासत का मफाद होता है ना, रियासत देखी जाती है। जो आइन में जितनी तरामीम हुई हैं, आइन में दिए गए तरीके कार के मुताबिक हुई हैं, और अब भी जो आपने तरमीम हुई है वो आइन तो रहा ही नहीं, जो असली आइन के अंदर ही लिखा है ना कि उसमें तरमीम का तरीका क्या है। आर्टिकल 5 कहता है कि लॉयल टू रियासत, रियासत से आपकी वफादारी लाज़िम। ये भी तो आइन ही कहता है ना, आइन हमें बताता है कि रियासत से वफादारी होनी चाहिए, रियासत की वफादारी। और आइन के झगड़े में हम एक अपना आधा मुल्क गवा चुके हैं। अब हमें आइन में जो भी तरमीम करनी है, आइन में दिए गए तरीके कार के मुताबिक होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नवाज़, बहुत शुक्रिया जी कमर दिलशाद साहब। तो यानी ये आइन जो है, आइन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आइन एक मुआहदा है इस मुल्क के रहने वालों के साथ, ये बुनियाद है। पाकिस्तान ने बड़ा खसारा उठाया है जो आइन मुअत्तल किया 1956 का, जिससे सब ने कबूल किया था, सब ने मिलकर बनाया था, मशरकी पाकिस्तान ने भी, मगरबी पाकिस्तान। जब मार्शल ने उसको तोड़ा और फिर एक नया आइन दिया 1962 में, उसको किसी ने कबूल नहीं किया, और वो फिर दोबारा जो मार्शल आया उसने कहा नया आइन बना लेते हैं, और नया आइन बनाते बनाते मुल्क हाथ से निकल गया। तो आइन जो है वो बुनियादी दस्तावेज है, उसमें जो तरमीम करनी, अभी झगड़ा है ना कि 18वीं तरमीम को खत्म कर। बिल्कुल। अच्छा जरा गुफ्तगू सुन लेंगे एमकेएम के लोग जो गए। वो अब क्या उनकी गुफ्तगू चाहते क्या थे वो, बस वही सुन लेते हैं ना जरा। अब तो आगे निकल गई ना बात, सुन लें। अच्छा, आज
ज़ौक पूरा, थोड़ा शौक पूरा कर लें चलें, अगर ज़रूरत नहीं रही। सुना देते हैं जी। एतराज़ तो सामने आ रहा है शामी साहब, लेकिन सवाल एक है ना, एतराज़ बात सुने, जिस चीज़ पर एतराज़ है वो कानून के मुताबिक आप उस पर एतराज़ करें, आपको हक हासिल है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े, ना तसल्ली ना हो, अदालत चले जाए, वहाँ भी हक हासिल है आपको, मगर उसके मुताबिक आप किताब कानून के मुताबिक काम करें। ये जो इल्ज़ामात लगाने हैं और ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है, ये अच्छी बात नहीं है। इसने हमारी सियासत को आलूदा किया है। आपको हल्का बंदी पे एतराज है, अव्वल तो जब हल्के बन रहे थे उस पर एतराज करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको एतराज है, अब इलेक्शन कमीशन भी है, अब अदालत भी मौजूद है। तो इसलिए हमारी जो सियासत है उसको नज़्म ज़ब्त भी चाहिए। एक और बात है ना शामी साहब, जिस तरह हमारी ट्रैफिक है ना, बिल्कुल, आप देखें सड़क पे जा रहे हैं ना, मोटरसाइकिल पे 6 आदमी चढ़े हुए हैं और मोटरसाइकिल वाला फास्ट लेन में चल रहा है, फास्ट लेन वाला जो तीसरी लेन है उसमें चल रहा है, बिल्कुल, कोई, और लोग रोज मर रहे हैं। यही हाल सियासत का है। ना सियासत में कायदे की कानून की परवाह है, ना हमारी ट्रैफिक में कायदे कानून की परवाह है, ना हमारी जिंदगी में कायदे कानून की परवाह। बिल्कुल, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम जंगल बन गए हैं। तो हमें सोचना चाहिए, जो कानून है वो नाफिज तो करे कहीं। इल्ज़ाम तो लगा देते बगैर सबूत के, सिर्फ बातों की हद तक। यानी कहा जा रहा है जी पीपल्स पार्टी पैसा लगा रही है। पहले भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह चुके हैं कि जी हमारे जो जलसे हैं उसमें लोगों को पैसे दे के कहा जाता है कि आप बॉयकॉट करें। तो बगैर किसी यानी कि सबूत के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये जो सियासत है उसको आलूदा कर रही है, सियासी अमल को। और सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर अलायंस भी बनाते हैं, इकट्ठे भी बैठते हैं। अब MQM और पीपल्स पार्टी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें इकट्ठे थे, जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की उसमें इकट्ठे थे। तो इकट्ठे भी होते हैं, लड़ते भी हैं, अच्छी बात है, इकट्ठे हों, अलग अलग भी हों, लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल करें कि जब इकट्ठे हों तो समझे कि कभी जुदा भी हो सकते हैं, जुदा हो तो समझे कभी इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो एहतियात के साथ बात करें, अपनी बात वाजे करें, मुहकम तरीके से करें, लेकिन ये फिक्रे चुस्त करना, छींटे उड़ाना, इल्ज़ाम लगाना जिनको आप साबित ना कर सकें, वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। और बहुत से लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि ठीक है एक बैसियत एक जमात तो आप जा रहे हैं, लेकिन क्या आप नुमाइंदा जमात हैं भी कराची की? ये भी एक ज़ाहिर सवाल किया जाता है। इलेक्शन फैसला करेगा ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक ब्रेक ले लें शामी साहब। बेचारी MQM जो है वो भी तो कई इम्तिहानों से गुजरी है ना, ठीक है, और उसने भी बहुत कुछ किया है, तो उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन एक दाद दें उसको, उसके सारे धड़े मुत्तफिक हो गए, मुत्तहिद हो गए हैं। क्या मालूम कभी PTI वाले सारे भी इकट्ठे हो जाए। चले अब्दुल अली खान साहब, परवेज खट्टक साहब, गौहर अली रहमान साहब, ये इकट्ठे हो सकते हैं कभी? देखते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं शामी साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। साइफर केस जिसकी आज समाअत हुई है और उसमें ये कहा गया है कि अब 12 दिसंबर को जो साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साहब उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और इस सिलसिले में समाअत क्या हुई, कौन कौन शरीक हुआ, शामी साहब इजाज़त दें तो हम ज़रा हमारे रिपोर्टर हैं रिजवान काजी साहब, उनको ज़रा साथ तो मालूम कर लेते हैं जी। ऊपर रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आज जो समाअत हुई है जेल में, उसमें मीडिया शरीक था? जी, आज मीडिया के 9 बंदे उन्होंने शामिल किए थे, जबकि लास्ट समाअत जो थी उसमें 3 बंदे थे और आज की समाअत में 9 बंदे उन्होंने शामिल 9 बंदे, ठीक है। अफराद। तो इसका मतलब है पे ओपन कोर्ट तो, ओपन ट्रायल तो हो गया ना? जी, ओपन ट्रायल कह सकते हैं। तो कैसा आज 12 तारीख को फर्द जुर्म आयद की जाएगी? जी, 12 को फर्द जुर्म आज की जाएगी और उसके लिए चालान की नकूल जो है उन्होंने आज दोनों मुल्ज़मान को फराहम कर दी हैं और उनके वकला जो थे उन्होंने रिसीव किए हैं वहाँ पे कमरा। पहले इनकारी क्यों थे वो? इनकारी थे जी, क्या जी हमें ना दिए जाए? यानी खान साहब और शाह साहब इनकारी थे वसूल करने से?
उनके वकला? नहीं, उन्होंने इनकार नहीं किया, वो भी वकला के साथ ही खड़े हुए थे। तो अदालत ने वहाँ पे वकला को पकड़ा दी थी कि ये जो है आगे आप देख लें, इनमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें आप देख लें पूरी है या नहीं है। तो खास बात क्या थी आज समात की? हेलो, कोई खास बात क्या थी समात की आज? खास बात तो उसे मामूल के मुताबिक समात हुई। आज सिर्फ वकला उन्होंने अदालत की तरफ से जो है वो चालान की कापियां दी गई और फर्द जुर्म के मुतल्लिक उन्हें बताया गया है, जबकि वकला की तरफ से उन्होंने कहा गया कि मीडिया की ज्यादा रसाई नहीं दी गई। इस पर अदालत ने कहा कि 352 एक्ट जो है उसके तहत मीडिया और पब्लिक को अदालत में मुकम्मल रसाई दी गई है और इस पर अमल दरामद का नतीजा यह है कि यहाँ पे आज मीडिया भी मौजूद है और आम पब्लिक भी मौजूद है। कितने लोग मौजूद थे कमरा अदालत में? कमरा अदालत में हम मीडिया के 9 अफराद थे, जबकि 15 से 20 अफराद जो है वो आम पब्लिक के उन्होंने शामिल। बैनुल-अक़वामी मीडिया के भी थे नुमाइंदे? बैनुल-अक़वामी मीडिया को आज रसाई नहीं दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब अदालत ने ये कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि आप 1 महीने में ये मुकदमा मुकम्मल कर दें। अब बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि इसमें जो इब्तदाई समातें हुई थी उनको चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस कार्रवाई को उन्होंने ख़त्म कर दिया और नए सिरे से कार्रवाई शुरू होगी। 1 महीने में समात मुकम्मल करनी। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये चैलेंज ना होती कार्रवाई तो काम आती आखिर में जाके जब इसको चैलेंज किया जाता फैसले को। तो बहरहाल जो कुछ हो गया पीटीआई के वकला ने कर दिया, पहले ही कर दिया उन्होंने। अब आप एक देखें, मलक तारिक अली साहब का ये मैसेज आया है, वो कहते हैं कि जो दिलशाद साहब ने जो बहस छेड़ी है ना कि आईन जो है और रियासत को अलग अलग किया है, हमने खुद भी उसका नोटिस ले लिया। आईन और रियासत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आईन को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल, और डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं कि अकबर बाबर तो बानी मेंबर भी नहीं है, बानी मेंबर ही नहीं मानते इनको। चलिए, वो डॉक्टर साहब का अपना ज़ौक़ है। और एक बात मैं अर्ज़ करूँ, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो रहीम जारखंड की है, वहाँ से डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब ने यह खबर दी है कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग है ना, उसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से उस यूनिवर्सिटी का 118 नंबर है, 118वां नंबर। यानी टॉप की जो 500 यूनिवर्सिटियां हैं उनमें उसका नाम आया है। अब ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी माहौलियाती इस्तेहकाम जो है, ये क्या है? सिर्फ पढ़ाई से भी इसका कोई ताल्लुक है, पर किसी ना किसी तरीके से हमारी किसी यूनिवर्सिटी का नाम तो आया ना, तो बहरहाल अच्छी बात है। एग्जैक्टली। अच्छा शामी साहब, दानियाल अजीज साहब और उनका जो झगड़ा हुआ है हसन इकबाल साहब, हाँ जी, उस पर राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि जी ये टिकट का मसला है, ठीक है ना, और इस पर शो कॉज कर दिया है। दानियाल अजीज साहब तो कहते हैं कि जनाब ये सबको जो भी महंगाई वगैरह हुई है ना, ये तो सब हसन इकबाल के खाते में है, उन पर बरसे हैं। तो अब हसन इकबाल साहब ने कहा वो टिकट अपनी मर्जी से दिलवाना चाहते हैं। तो राना साहब ने ये बात खोली है कि एक हल्के से हसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल जी और उनके बेटे जो हैं दानियाल के, वो भी उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार हैं। तो भी अगर दोनों उम्मीदवार हैं तो बड़ों को लड़ने की क्या जरूरत है? और हसन इकबाल तो लड़े भी नहीं, दानियाल जो हैं वो कुछ आपे से बाहर हुए हैं। तो ये, लेकिन हसन इकबाल साहब ने भी ये बिटवीन द लाइंस उनसे पूछा तो गया एक प्रोग्राम में कि जी आप किसको लोटा कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी लोटों को टिकट जो है ना वो हम देने के खिलाफ हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि लोटे जो हैं उनको टिकट दिलवाना चाहते हैं। वो पता नहीं क्या मुराद है उनकी लोटों से। लोटा तो एक भी होता, लौट आ भी तो होता है ना। लौट आ, लोटा वो जहां भी गया लौटा लौटा तो मेरे पास आया। तो बात यह है कि ये झगड़ा कोई इतना बड़ा नहीं था। अब ये जो राणा साहब फरमाते हैं कि एक एक नशिस्त पे 13-14 उम्मीदवार हैं और उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं। 40,000 आई हैं दरखास्तें, 40,000 दरखास्तें आई हैं। आप मुझे बताएं कि हमारी, ये अच्छी बात है, चलिए इंटरव्यू हो रहे हैं। अब इंटरव्यूज होना तो ये चाहिए कि जो जमातें मुनज़्ज़म हों और मुकामी जमातें फैसला करें, जैसे दुनिया में होता है। मुकामी जमातें जो होती हैं वो वोटिंग के जरिए फैसला करती हैं कि किसको टिकट का मुस्तहिक होना चाहिए। तो मुकामी जमातें जो हैं
जिलों की, तहसीलों की, वो 3-3 आदमियों के नाम सिलेक्ट करके ऊपर भेजे। तो ये जो है अब आगे जो फॉरवर्ड हो रहा है और वो 13-13 आदमियों के इंटरव्यू से, इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी सियासी जमातों की तंजीमी हालत क्या है। इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि इसको निचली सतह पर ही डिवॉल्व करना चाहिए, यानी ये नवाज शरीफ साहब खुद बैठे हैं और वो सामने होना चाहिए। आप नीचे वाले फैसला करें, जो जिला है वो फैसला करे, किसको उसके मेंबर फैसला करें। ठीक है, लेकिन ये नज्म तो नहीं है ना। हमारे यहाँ तो देखिए खान साहब ने क्या किया, वज़ीर आला ऐसे मुकर्रर कर दिए जाते हुए पकड़ के। बिल्कुल सर, तो एक इसका क्या करेंगे आप? एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक ले लेंगे आप, चलिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र से फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।